नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में। जैसा कि आपको पता है, हमारी नाटक की श्रृंखला चल रही है। आज हम अपना अगला नाटक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित यह नाटक सिंदूर की होली है। आप इसके भूमिका से पॉइंट नोट कर लीजिएगा। भूमिका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, वरना देखते हैं पूरा पढ़ेंगे। बाकी नाटक तो हम पूरा पढ़ेंगे ही। ठीक है, शुरू करते हैं। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आपको आए दिन एक एक नाटक, एक एक कहानी और एक एक कविता और अन्य गद्य विधाएँ और उपन्यास मिलते रहेंगे। लाइन बाय लाइन सारी सीरीज़ हमारी शुरू होगी और फिर ख़त्म ही हो जाएगी। तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको कोई अन्य कहानी, अन्य उपन्यास हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा भी किसी उपन्यास, कहानी या कविता की ऑडियो बुक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी उपलब्ध करा सकती हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित सिंदूर की होली नाटक। सबसे पहले इसकी भूमिका देते हैं, जो कि प्रकथन नाम से है। आपको प्रकथन नाम भी नोट करना होगा। प्रकथन, क्योंकि कभी कभी एक परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कौन सी भूमिका किस नाम से रचित है। तो प्रकथन नाम से सिंदूर की होली भूमिका की रचित है। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमज़ोर और शिथिल है। ये किसका कथन है? किसका कथन है? राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है। राम प्रसाद त्रिपाठी जी है ना, एक बार देख लेते हैं। राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है। उसकी भूमिका कौन लिख रहा है? राम प्रसाद त्रिपाठी जी लिख रहे हैं। तो नाम भी नोट कर लीजिएगा। प्रकथन के नाम से राम प्रसाद त्रिपाठी इसकी भूमिका लिख रहे हैं, जो क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमज़ोर और शिथिल है। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय में हुआ था। कौन कह रहा है? राम प्रसाद त्रिपाठी। भारतेंदु काल के नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण में अंबिका दत्त, व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण पेंगम चौधरी आदि उन सज्जनों ने देश की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों के सोचने अथवा प्रकाश डालने का उनको अवसर ही न रहा। उनके नाटकों का विषय प्राय ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचना की जिनके द्वारा हिंदू जनता ने स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो, अथवा महापान, मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वैश्यानुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कृतियाँ उस समय से हुई, वे प्राय उपयुक्त ध्येय के साधन अथवा केवल मनोरंजन से निमित्त हुई। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला के नाटकों का अनुवाद किया गया। भारतेंदु के समय से आज तक नाटक रचना उपयुक्त ढंग से होती रही। अंग्रेजी नाटकों की छाया यद्यपि उनके समय में ही पड़ने लगी थी, किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना करना हमारे नाटककारों का आदर्श हो गया। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। किसने? नाटक की कंपनियां इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक की कंपनियों और किसने? द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब और वेगवती बनाया। ठीक है, हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली का अनुकरण करते रहे और आवश्यकतानुसार उसको काट छाट कर उसका प्रचार करते रहे। संस्कृत शैली की संरक्षा करने वालों में स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आजकल श्री जयशंकर प्रसाद। किसका नाम आ रहा है संस्कृत शैली में? हरिश्चंद्र का, और बाबू हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख थे। तथापि अंग्रेजी शैली की को जैसी उन्नति हुई, वैसे संस्कृत नहीं। तो समझ रहे, अंग्रेजी जैसी चल रही थी वैसे संस्कृत नहीं चल रही थी। प्रयुक्त तो उसका हाश ही होता रहा। जिस समय भारतेंदु ने नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटक बढ़ने लगे थे, किसके नेतृत्व में? भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य के नाटक बढ़ने लगे थे और हिंदी संसार के शेक्सपियर की आराधना हो चली थी, उसी समय यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। सन 1875 में इब्सन ने सन 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ की। किसने? इब्सन ने 1875 में यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचाना आरंभ कर दिया। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि जिसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण
क्षीण हो गया और इस नए युग का प्रारंभ हुआ। मतलब आप समझ रहे, शेक्सपियर के प्रभाव को इब्सन ने बहुत कम कर दिया था 1875 के टाइम पे, और उस क्षीण हो गया और नए युग का प्रारंभ होने लगा। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। क्या समझता था इब्सन? पुरानी परिपाटी का काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करना, जिनका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा। ठीक है, मतलब वो मिथ्या विचारों, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करने वाले थे, तो हानिकारक समझते थे। कौन? इब्सन। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया। तो समझ रहे, इब्सन की बात हो रही है। कौन कह रहा है? राम प्रसाद त्रिपाठी कह रहे हैं कि इब्सन जो थे वो मनोरंजन को गौण और प्राकृतिक जीवन को समस्या प्रधान स्थान दिया था। किसमें? अपने नाटकों में। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व जीवन और आचरण बड़े ही महत्व का विषय है, क्योंकि व्यक्तित्व जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह थी कि सबसे सोचनीय और संहारक प्रवृत्ति वह है जो प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाली या दबाने वाली हो। उसके बराबर कोई दुख नहीं, वह तो साक्षात आत्मघात है। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक घात और प्रतिघात में इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। उन दोनों के द्वंद्व का चित्रण उसने बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया है। अपने नाटकों द्वारा उसने यूरोपीय साहित्य और समाज की निद्रा भंग कर दी। नाटक रचना शैली, नाटकों के विषयों और आदर्शों का उसने रुख ही बदल दिया। इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी नए नए नाटककार उठ खड़े हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया। नाट्य कला की पुरानी पद्धति, जिसका आदर्श काल्पनिक चित्रण, बनावट, सजावट और अनेक प्रकरणों केवल मनोरंजन ही था, लोगों की अरुचिकर प्रतीत होने लगी। बनावटी बातचीत, तुकांत वाक्यों, रचना की कृत्रिमता से लोग ऊब उठे। दिनों दिन यह विचार बढ़ने लगा कि नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन ही होना चाहिए। इतवे जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने और सुलझाने के लिए ही नाटक लिखे जाने लगे। उनमें वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता की धारणा बढ़ने लगी। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, उसी प्रकार नाट्य कला में भी परिवर्तन होने लगा। कृत्रिमता, तड़क भड़क, सजगज, चटपटीपन, बंगाड़बर और छोड़कर लोग स्वाभाविकता यानी सरलता और तत्वानुसंधान की ओर बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए ढंग की नाट्यशालाएं और रंगमंच बनने लगे। यह आंदोलन फ्रांस में आतवान और रूस में स्टेनिस्लाविस्की वास्तोदोवस्की नहीं है, स्टेनिस्लाविस्की ने जोरों के साथ किया। ठीक है, रूस में और फ्रांस में। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नर्ड शॉ का उत्थान हुआ। किसमें? इसी काल में क्या हुआ? इंग्लैंड में बर्नर्ड शॉ का उत्थान हुआ। उसने भी नैसर्गिक जीवन और ईश्वरीय आशय का तारम्य समझाने एवं उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके नाटकों में भी सामयिक समस्याओं और सामूहिक अथवा व्यक्तित्व प्रश्नों पर सहानुभूति पूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयत्न पाया जाता है। उसको भी आदि में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उसके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियाँ, जो व्यापार की दृष्टि से ही नाटक करती हैं, तैयार न थी। कुछ नाटकों का अभिनय सरकार द्वारा मना कर दिया गया, क्योंकि वे कुरुचिपूर्ण समझे गए। ठीक है, उसके एक पुराने मित्र ऑर्चर ने, किसके एक पुराने मित्र थे? ऑर्चर एक पुराने मित्र थे उसके एक पुराने मित्र ऑर्चर ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि इसमें नाटक रचना की शक्ति, क्षमता और योग्यता ही नहीं, अतः अनधिकार चेष्टा का परित्याग करके उसे और कोई काम उठाना चाहिए। किंतु वे अपने टेक पर जमे रहे और धीरे धीरे उनका सिक्का इंग्लैंड में ही नहीं किंतु यूरोप और अमेरिका में भी जम गया। यहाँ तक कि 1926, ठीक है, पहले 1875 की बात हो रही थी, अब 1926 में बात हो रही है। ठीक है,
यहाँ तक कि 1926 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। उनको उनके उनके नाटकों का शिक्षित समुदाय में बड़ा अपार होने लगा और उन्हें अभिनय करने के लिए समितियाँ और नई नाट्यशालाएँ खुल गई और नाट्यकला की परिपाटी बदलने लगी। यद्यपि गत यूरोपीय महासागर 1914 से 1919 के कारण जनता की रुचि में कुछ परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो गया, किंतु इस पर भी इब्सन और बर्नार्ड शॉ की बात हो रही थी। देखा, उनका मिस कौन था? अर्चन। बर्नार्ड शॉ आदि का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर वैसा ही जमा रहा। पाश्चात्य देशों की इस प्रवृत्ति का हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। यूरोपीय ढंग की शिक्षा, आवागमन और विचार विनिमय की सुगमता के कारण साहित्य में आदान प्रदान और व्यापकता बहुत बढ़ गई है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंग पर यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। नाटक और नाट्यकला उससे बची नहीं रह सकती। नवीन शिक्षा और दीक्षा के कारण शिक्षित समुदाय सतत मननशील हो रहा है, बुद्धित्व का प्राधान्य होता जा रहा है। अतः उन नाटकों का जिनमें बुद्धित्व, नैसर्गिकता, स्वतंत्रता आदि गुणों का समावेश है, उत्तरोत्तर ग्राम्य और आदरणीय होना असंभावी है। कपोल, कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद में आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे कितनी ही सुंदर और मनोरंजक क्यों न हो। प्राकृतिक जीवन का मानसिक प्रकाश में अनुसंधान करना और जीवन को तदनुसार नियंत्रण करना ही इस युग का ध्येय हो रहा है। रूढ़ियों की जंजीरों को, चाहे वे लोहे की हो या सोने की, चाहे वो उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यह आदर्श काल्पनिक नहीं, इसमें प्रकृति की तथ्यता, सत्यता और मानसिक जीवन की वास्तविक अनुभूति का अपार कोश संचित है। अतः इसका भविष्य असमय और मंगलमय प्रतीत होता है। संभव है कि कुछ लोग इस मत को स्वीकार न करें, उसको भयावह और नाशाक समझें। इन्हें उसमें अनियंत्रित स्वतंत्रता का तांडव नेतृत्व दिखाई पड़े, किंतु संसार चक्र की गति इसी ओर है। जगन्यता इसी ओर संसार को ले जा रहा है। बुद्धि उसका समर्थन कर रही है और प्रकृति उसको उत्तेजना दे रही है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको कौन कह सकता है, किंतु अभी तो इसका मार्ग प्रशस्त और उज्जवल दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र जी भी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, ये कथन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मीनारायण जी भी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह कथन डालकर सीधा पूछ लिया जाएगा कि किसका कथन है? राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है, याद रखिएगा, सिंदूर की होली की भूमिका से। ठीक है। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य, यानी समझ रहे, सिंदूर की होली के पहले मुक्ति का रहस्य प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मीनारायण मिश्र का नाटक, कि उसकी भूमिका की बात हो रही है। उसकी भूमिका में उन्होंने अपने विचार जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिए थे। आप कहते हैं कि बुद्धिवादी, ये भी कथन नोट कर लीजिएगा, बुद्धिवादी किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। ठीक है। यह कथन किसकी भूमिका में लिखा था? मनुष्य का रहस्य में, मुक्ति के रहस्य में लिखा था ये भूमिका, उसकी भूमिका में। हिंदी के समालोचकों को लक्ष्य करके आप लिखते हैं, और क्या लिखते हैं देखो, इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह खोजने लगते हैं कि इन चीज़ों में लोकहित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है, किंतु इन बातों से कला का क्या संबंध? कलाकार इस तरह का उपदेश तो नहीं है। वह जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके निजी प्रयोग की बातें होती हैं। क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता। यहाँ तो जो है। कला अनंत सहानुभूति है, जिसकी एक एक नज़र में कल्याण की दुनिया बसती चलती है।
ठीक है। इसलिए जिंदगी की कोई भी संकीर्ण परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई भी मिश्रित कसौटी, साहित्य और कला की कोई भी प्रभावशालिनी व्याख्या आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना यही नहीं कि व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक भी होगी। तत्वत ये बातें ठीक है, किंतु उनको व्यवहारिक बनाने में अनेक उलझनें और कठिनाइयां हैं। युवक मिश्र जी भी उनका अनुभव करते हैं। जैसा कि उनकी उपयुक्त भूमिका से प्रतीत होता है, इन समस्याओं का हल करना सरल काम नहीं। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये भविष्य के निहार से आक्रांत है। मिश्र जी के नाटकों में न तो अनेक पात्र हैं, न गाने या कविता पाठ की सामग्री, और न अनावश्यक दृश्यों के परिवर्तन। यानी ये सब चीज़ें उनके नाटकों में नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये सब समय बर्बाद और मिथ्या बाकी सब है। उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं कि उसमें विभिन्न देश काल व्यवस्थाओं और घटनाओं की विभ्रमति भरती हो। आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूल उनमें गिने चुने आवश्यक पात्र हैं और व्यापार के सुसंगत और सुनियंत्रित हैं। अब आपके कुछ शुरू के नाटकों में कहीं कुछ अनावश्यक घातों के विस्तार का दोष आ गया था, किंतु वह अब धीरे धीरे जा चुका है। कौन कह रहा है? राम प्रसाद त्रिपाठी कह रहे हैं। किसके बारे में? लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में। उपयुक्त विशेषताएं प्रस्तुत नाटक सिंदूर की होली में भी है। ठीक है, उपयुक्त की जो विशेषताएं हैं वो सिंदूर की होली में भी हैं, जबकि वो बात कर रहे हैं मुक्ति के रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में। इसमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर से पहले से ही अधिक ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है। नाटक का समय क्या है? थोड़ा है। घटनास्थल भी एक ही है, केवल थोड़ा सा ही हेरफेर है। इसके भी पात्र 5 या 6 हैं। कितने हैं? 5 या 6। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है। प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। यहाँ तक कि मुरारी लाल का भी चित्रण सहानुभूति शून्य है। कि किसका चित्रण सहानुभूति शून्य है? मुरारी लाल का, पूछा जा सकता है। मनोरमा और चंद्रकला दोनों शिक्षित स्त्रियां हैं। उनमें कोमलता, सहिष्णुता और आदर्श का अद्भुत सम्मिश्रण है। दोनों में अनुराग और त्याग का चमत्कार है। चंद्रकला ने प्रेम का जो आदर्श रखा वह पौराणिक चित्रों से कम नहीं। मनोरमा ने जो दूसरा आदर्श खड़ा करने का प्रयत्न किया, किंतु मनोज शंकर ऐसी विचित्र दशा में था कि वह उससे सहयोग न कर सका। दोनों चित्रों का सूक्ष्म भेद नाटक रचयिता ने चंद्रकला के द्वारा कहलवा दिया। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। कि ये किसका कथन है? चंद्रकला का कथन है। याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछ लेते हैं, हमेशा पूछते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। क्या कहती है चंद्रकला? तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोज शंकर का, और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप ओज और विचारपूर्ण है। ठीक है, यानी यह नाटक कुल 3 अंकों में विभाजित है। मिश्र जी का प्रयत्न सर्वथा सराहनीय है। उनका यह प्रस्तुत नाटक कलागत प्रौढ़ता और विवेक का द्योतक है। संभव है विशेष छानबीन करने पर किंचित दोष भी देख पड़े, लेकिन इसके लिए तो एक ही दोषो गुण सन्निपाते निजम देशो क्रिय विविकांत। ये जो ये जो चौपाई दी गई है ना, इससे नोट कर लीजिएगा। एक ही दोषो गुणा सन्निपाते निजी में तो तदंशो क्रिय विश्वांक। ठीक है, विश्वाका। और इसलिए इनकी रचनाएं आदरणीय हैं। नाटक साहित्य में वह युग प्रवर्तन करना चाहते हैं, अतः हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी संसार की उनकी कृतियों का आदर करेगा। हिंदी संसार भी उनकी कृतियों का आदर करेगा, उनके उत्साह को बढ़ाकर उनको अपने आदर्श में प्राप्ति और हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि में सहायता देगा। 20 अप्रैल 1934, प्रयाग विश्वविद्यालय, राम प्रसाद त्रिपाठी, DSc। ठीक है, यहाँ हमारी भूमिका समाप्त होती है। अब हम नाटक शुरू करते हैं। सिंदूर की होली। पहले पात्र देख लेते हैं। पात्र है रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल। कभी कभी पात्र के क्रम भी पूछ लिया करते हैं, तो आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ और अनजन। ठीक है, सिंदूर की होली। बरसात का दिन, पहले अंक की बात हो रही है। ठीक है, बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन चढ़ चुका है।
किसका चल रहा है? बरसात का दिन। आषाढ़ के एक दिन में भी बरसात का दिन चल रहा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है बरसात के दिन से। तो बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन चढ़ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। ठीक है, यानी भोर जैसा माहौल है, तो आप समझ सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला। बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा है, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच एक बड़ी मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी हुई हैं। जब भी ऐसा जिक्र होता है ना, तो हम अंजू दीदी के नाटक से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों नाटकों में जो नाटक के इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं उनको बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिप्टी कलेक्टर का जब भी जिक्र आए तो समझ जाइएगा कि सिंदूर की होली की बात हो रही है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला है। बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा है, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच एक बड़ी मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सी रखी है। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, एक तस्तरी में पान, इलायची, क्या क्या रखा है? देखिए, अंग्रेजी अखबार रखा है, तस्तरी में पान रखा है, इलायची, फिर उसके पास गोल्ड फ्लेक सिगरेट। क्या लिखा है? गोल्ड फ्लेट सिगरेट। सबका नाम इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। गोल्ड सफलेट का डिब्बा और दिया सिलाई पड़ी है। क्या क्या रखा है? अंग्रेजी अखबार रखा है। कभी कभी अखबार दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सी भाषा की अखबार रखी थी, फिर आप गलत करके रख के आएंगे कि हिंदी अखबार रखे थे। हिंदी नहीं, अंग्रेजी, फिर एक तस्तरी में पान, इलायची, गोल्ड फ्लेक का सिगरेट डब्बा, नाम पूछ सकते हैं, फिर दिया सिलाई। दूसरी ओर दीवार में 2 अलमारियां हैं। कितनी अलमारियां? 2 अलमारियां हैं, जिनमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं। किसी की जिल्द उखड़ गई है तो किसी की जिल्द का कपड़ा सड़ गया है और गंदा दफ्ती देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोसवार है, जिसके खंभों का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और गद्दी और भद्दी ईंटें देख पड़ती हैं। गोसवारे में दीवार के किनारे वॉश की 2 कुर्सियां हैं। किसकी? वॉश की 2 कुर्सियां हैं। 2 कुर्सियां रखी हैं। गोसवारे के दोनों ओर 2 गोल कमरे हैं, जिनके एक एक दरवाजे गोसवारे में हैं और एक एक पीछे की ओर बड़े कमरे में बंगले के भीतर भाग में जाने का रास्ता है। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। कौन? मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली। मुंशी कौन रहता है? माहिर अली। बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर की चीज़ें इधर उधर करता है, अपने अंगोछे से कुर्सियाँ को इधर उधर हटाकर क्या करता है? झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा रहा है। भीतर से मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है। सुबह के कितने हो रहे हैं? 9:30 हो रहे हैं। और कैसा महसूस होता है बरसात के दिन में? 9:30 बजे, सुबह 6 बज रहा है ऐसा लगता है, मतलब यानी भोर का समय लगता है, जबकि सुबह के 9:30 बज रहे होते हैं। आज मुकदमे अधिक हैं। घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं। आगे चढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। माहिर अली आए थे उनके भतीजे। मुरारी लाल किसके भतीजे? माहिर अली राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील हैं, वही जो बातें हुई थी परसों। कौन कहता है? राय साहब के भगवंत सिंह के राय साहब भगवंत सिंह रहते हैं, उनके भतीजे हैं। उनके भतीजे क्या हैं? वकील हैं। मुरारी लाल उत्साह से, अच्छा, आजकल बात याद नहीं रहती। हाँ तो क्या तय रहा? मनोज के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो, इसी से तुम्हारी चालाकी है। कौन कहते हैं? मुंशी माहिर अली से मुरारी लाल कहता है कि किसके? मनोज के विलायत जाने का खर्चा मांगता है, मतलब खर्चा मांगने के लिए, वसूली करने के लिए कहता है। माहिर अली तो वह तैयार भी हैं, लेकिन एक बात। मुरारी लाल क्या बात? माहिर अली पट्टीदारी का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? पट्टीदारी का झगड़ा है। कौन कह रहा है? माहिर अली। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, उसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी। मुरारी अली से एक लड़का मिलने आया था जिसकी उम्र कितनी थी? 17-18 साल। उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था। एक ही खानदान और एक ही खून। मुरारी लाल अच्छा, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ, भगवंत बड़ा जालिम है। ठीक है, राय साहब जो भगवंत सिंह है, लाखों रुपया रैयत को लूट कर जमा कर लिए हैं। अभी तक
ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट था। इस साल राय साहब भी हो गया है। उधर का सारा इलाका उसके रोब में है। जो चाहे कर लेगा, तो फिर मैं क्यों ना कुछ। माहिर अली: वह तो राजी है देने को। 10,000 लेकर तो वह अपनी नहीं, वह 10,000 लेकर अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान जाएगी। मतलब भगवंत सिंह है जो 10,000 देने के लिए रेडी है। हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान लेगा। पुलिस उसकी राय की है ही। इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही, इसलिए। मुरारी: हाँ, क्या इसलिए? माहिर अली: हुजूर, मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है। मुरारी लाल: लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है? माहिर अली: उससे तो हुजूर जो कुछ कहेंगे मान जाएगा ही। राय साहब को भी दबाकर सुलह करा दीजिएगा। मुरारी लाल कुछ विरक्त होकर: अच्छा, देखा जाएगा। मनोज को रुपया तो मिल गया होगा अब तक? माहिर अली: मिल गया होगा, आज मिल जाएगा। मुरारी लाल: देखना कहीं उसे मालूम न हो जाए। माहिर अली: किसे सरकार? मुरारी लाल: मनोज सक्कर को। वह बात केवल तुम ही जानते हो। माहिर अली: लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं? उसमें भी तो मैं ही। मुरारी लाल: मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। चुप होकर जैसे गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। कौन कह रहा है? मुरारी लाल: 10 वर्ष पहले मनोज शंकर के जो पिताजी रहते हैं, वो मुरारी लाल की वजह से आत्महत्या कर करते हैं। रीज़न आगे पता चलेगा, ठीक है। कुर्सी पर मुड़कर गहरी सांस खींचने लगता है। माहिर अली कुछ रुखे स्वर में: हुजूर, अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दो। मुरारी लाल एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए: मैं तुम पर सुबह करूँगा। तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रहने से अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं है। हाँ, जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक में कोई ज़रूरी पत्र तो नहीं है। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारी लाल के कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगते हैं। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्राय 40 वर्ष की है। मुरारी लाल कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का है। गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई, ठीक है। और घने बाल जो पीछे की ओर घूम पड़े हैं। दाढ़ी मूछ बनी हुई है। कमीज चौड़ी मोहरी का पैजामा। किसका? चौड़ी मोहरी का पैजामा और पंजाबी जूता पहना हुआ है। कौन सा जूता पहना हुआ है? पंजाबी जूता। इस वेश में मुरारी लाल पूर्ण युवा मालूम हो रहे हैं। कैसे मालूम हो रहे हैं? युवा मालूम हो रहे हैं। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश। चंद्रकला मुरारी लाल की एक लड़की है। यह तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता और भी लुभावनी बना रही है। वह हल्के हरे रंग की रेशमी, कौन से रंग की साड़ी पहनती है? हरे रंग की रेशमी साड़ी पहने है, जिसके आंचल और किनारों पर जरी का काम बना है। हरे रंग की साड़ी पहनी रहती है चंद्रकला, जिसके आंचल पे जरी का आचार पे किनारों पर जरी का काम बना हुआ है। कितने वर्ष की है? 20 साल की है। माहिर अली कितने वर्ष का है? 40 साल का है। सॉरी, माहिर अली नहीं, मुरारी लाल 40 साल का है। मुरारी लाल माहिर अली की ओर देखकर: बाहर जाओ, शायद आ रहे हो। माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते हुए: तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई: नहीं तो। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठते हुए: नहीं क्यों? तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला कुछ सोच सहम कर: लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उमड़ गई है। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने लगती है। मतलब यहाँ शायद मनोज शंकर की बात हो रही है, ठीक है। उनकी बीमारी यानी मनोज शंकर कहाँ रह रहे हैं? अभी लखनऊ में। मुरारी लाल: मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। हाँ देखो, मनोज की बात आ रही है। मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही ऐसी होती है। पिछली बार गया था, नियम से ना तो भोजन करता और न नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बाँसुरी बजाता है। क्या बजाता है? बाँसुरी, पार्क में जाकर। इसी तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही।
उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। अपनी ओर से तो मैंने दूसरे के लिए कोई कहाँ तक अपनी जान न मालूम इस झंझट से कब छुट्टी मिलेगी। चंद्रकला संदेह और उद्वेग में उनकी ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन ये झंझट भी तो आपने स्वयं नहीं तो आपने आपका कोई संबंध नहीं तो उनसे आपका कोई संबंध नहीं। मुरारीलाल, कैसी बात कर रही हो? मैं क्या करता हूँ इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला, मैंने कुछ कहा तो नहीं कि। मुरारीलाल हाथ हिलाकर, चुप रहो। कहाँ क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, यह तुम्हें कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरे कर्तव्य उसके साथ यही रहेगा। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारीलाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको जो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। बीए तक क्या की है? चंद्रकला ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है बीए तक। ठीक है, याद रखिएगा। 20 वर्ष की है, हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है, साड़ी के नोट किनारे पर झरी का काम किया हुआ है, बीए तक अंग्रेजी में पढ़ी है। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करना। पढ़ाई क्षमा मांग रही है, जाओ भीतर। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारीलाल तस्करी से पान निकालकर मुंह में डालते हैं। माहिर अली का प्रवेश। माहिर अली, आ गए? एक आदमी और साथ में है। मुरारीलाल जल्दी से उठकर, मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ। उन लोगों को यहाँ बैठा कर, फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ आ जाऊँगा। माहिर अली, लेकिन मैं। मुरारीलाल भीतर दरवाजे से, कोई बात नहीं, मैं तो फिर आ ही जाऊँगा। माहिर अली गोसवारे में जाकर खड़ा हो जाता है। भगवंत सिंह और हरदन सिंह का प्रवेश। ठीक है, यानी पैसे लेकर कौन आता है? हाँ, भगवंत सिंह और हरदर सिंह दोनों आते हैं। भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़कर, साहब कहाँ हैं? माहिर अली रोखे स्वर में, भीतर हैं, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं? मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊँगा। चलिए आप भी भीतर। माहिर अली भगवंत सिंह और हरनंद सिंह के साथ कमरे में प्रवेश कर मेज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माहिर अली, बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप लोग। हरनंद की ओर देखते हुए, हाँ आप भी बैठिए। माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं साहब? यहाँ का इंतज़ाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंद सहम कर बैठते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं? भगवंत सिंह हरनंदन की ओर संकेत करते हैं। हाँ लाया गया है। साहब साहब को मिहिर की ओर देखता है, मतलब साहब को बुला लो, ऐसा कहता है भगवंत सिंह। माहिर अली, साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते। हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए और उस क्षण ऊपर हाथ उठाकर, यहाँ और वहाँ जवाब देने को भी तो कुछ चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उसी दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते। ऊँह निकालते क्यों नहीं? रखिए यहाँ इस मेज पर। भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन को संकेत करता है। हरनंदन कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर जैसे कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल जिसके बीच में नोट बंधे हैं मेज पर रखता है। भगवंत सिंह रुमाल की गांठ खोलकर मेज पर रख देता है। भगवंत सिंह, गिन लीजिए ना। माहिर अली, कहिए भी कितना है? यहाँ चढ़ाने पर आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने के वक्त और बिरादरी में। माहिर अली किसको कहता है? भगवंत सिंह को। भगवंत सिंह, 10,500 है। माहिर अली, अच्छा तो 500 और। हरनंद 500 आपके लिए है। अच्छा, हरनंद कहता है कि 500 आपके लिए है, इसलिए 10,500 है। माहिर अली, मेरे लिए 500? हरनंद सिंह, जी हाँ आपके लिए। आपके बाबू साहब को समझा क्या है? इस कलेजे का आदमी इस ज़िले में नहीं। हाँ साहब, अभी आपका कभी सबका नहीं पड़ा, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते। इस ज़िले में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो इनकी तबीयत न जानता हो। लाखों रुपया इन्होंने हाकिमों के लिए खर्च कर दिया। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा वो अलग कर दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग करता है। भगवंत सिंह, 100 के 100। हरनंदन की ओर देखता है।
हरनंदन सिंह, जी हाँ हाँ, ले जाइए। माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और शेष नोट दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा रहा है। हरनंदन सिंह, साहब से इसकी शिकायत करनी चाहिए, मालूम होता है कहीं का नवाब है। भगवंत सिंह को सोचकर, क्या कहा जाएगा? हरनंदन सिंह, किससे? भगवंत सिंह, साहब से और किससे? हरनंदन सिंह, आप चुपचाप बैठे रहिएगा, मैं सब कह दूंगा। साल भर इतने तनख्वाह नहीं मिली, अब क्या? भगवंत सिंह, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। यह, हाँ, यह तो कहा जाएगा ना कि तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं। क्यों, ठीक कहा होगा ना मैंने? ठीक कहा होगा ना? हरनंदन सिंह, मेरे 2 लड़के हैं। किसके 2 लड़के हैं? हरनंदन सिंह के। एक भी काम के ना आए। अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदारी की परवाह मुझे नहीं है। बने थे जब भाई साहब जीते थे, तब मुझे क्या दे दिया था, क्या दे दिया तब। अब बिगड़ जाने पर, जब अपने ही लिए कोई ठिकाना नहीं है, मुझे क्या दे देंगे? भगवंत सिंह मुस्कुराकर, क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था? हरनंदन सिंह, आप भी 2 पेड़ शीशम की, इतनी बात, उतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दिया। भगवंत सिंह, दस्तावेज मैं फेर दूंगा। मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो। नातेदारी छूटना नहीं मालूम होगा, नहीं उस घर के, इस घर में सही। कोठी का कितना देना होगा? हरनंदन सिंह कहता है, आपसे लेकर वही 1,000 दिया। 1,000 होगा और सूद जो 100, 150, 100 और हो। भगवंत सिंह, इस बार चलकर 1,500 और ले लो। बंगले के सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा सब इतने में। हरनंदन सिंह, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा, इतने में कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा कि 1,000 रुपये लिए थे हरनंदन सिंह ने। किससे लिए थे? भगवंत सिंह से। और बाद में वो कहता है 1,500 और ले लेना। कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। भगवंत सिंह, तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता, भंगड़ा झगड़ा साफ हो जाता। हरनंदन सिंह, हाँ हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते, वह 18 बरस का लड़का है, चालाकी में आपसे कम नहीं है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं एक शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। मेरे लड़के के तिलक में आता है, वहाँ गया पहर भर रात बीत जाने के बाद, जब तिलक की तैयारी हो रही थी, मैं तो समझे था कि नहीं आएगा। वहाँ गया लेकिन जल तक नहीं लिया। तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो। मैं जाकर देखता हूँ, आंगन में बिछावन लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट फटकार रहा है, औरतों को इधर उधर कर गोसवारे में पर्दे लगा रहा है। उसका काम तो होता है भूत की तरह न, बात की मैं, सारा काम उसने ठीक कर दिया। रामनाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। आपके यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी। मैं इस चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली है। अपना कामदार साफा उसके सिर में बांध दिया, चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी। किसने? मनोज शंकर की बात हो रही है यहाँ पे। मनोज शंकर ने किसके बेटे को दे दी? हरनंदन सिंह के बेटे को। चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखने लगता है। भगवंत सिंह, तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत? हरनंदन सिंह, खैर इज्जत बिगड़ती या न बिगड़ती, लेकिन उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आशा मेरे मन में तो आया था कि चलकर आपको पैर पकड़ लूं और कहूं कि उससे सुलह कर लीजिए। भगवंत सिंह, हूँ तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है, मैं उससे सुलह करूंगा। यही कहने के लिए कि मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़कर मार डालूंगा उसे, उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूंगा। मेरा कोई लड़का हुआ होता तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता। पट्टीदार और दाल तो गलाने की चीज़ें होती हैं। दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी ज़िंदगी में 2 लाख रुपए की ज़मीन मोल ली मैंने। कितने रुपए की ज़मीन? 2 लाख की ज़मीन मोल ली और 1 लाख रुपए नकद जमा किया। 2 लाख की ज़मीन ली, 1 लाख का नकद जमा किया। उसकी मजाल कि वह मेरा जवाब दे। हरनंदन सिंह,
लड़कपन है। हरनंद सिंह कहता है लड़कपन है, साल भर भी नहीं हुआ घर का मालिक मरा है। सोचता है कि हर गांव में आपके आपके खेवट में हिस्सेदार है। पड़ते पर हली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह, यह 10,000 आज इसलिए दिया है कि आने दो आने के पट्टीदारों में भी हली हुकूमत मिले। जंगल में दो शेर नहीं रहते। कहाँ कहार मेरे यहाँ काम करते, इसलिए उसके यहाँ भी करे। दो दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, दो अन्न कुएं से पानी निकाल लेने में लाज लगती है। शादी गमी में कहार काम करते हैं, मैं नहीं मना करता। अब वह भी बंद कर दूंगा। बंटवारा करा ले, तुम तो उसके चाचा हो, उसके बाप के ममेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ सुख के अवसर पर गया, तुम्हारे लड़के का चढ़ावा था, तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन कर गए और वह सगा नातेदार होकर उपवास कर चला गया। नातेदारी का मोह रखना तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो। लेकिन वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं, और नहीं तो चुपचाप मुझसे लेकर चारों औरों का दे डालो, और जिस तरह से कहता हूँ। हरनंद सिंह, सहम कर, मैं तो सब तरह तैयार हूँ। मेरे वह आएगा ही नहीं तो भोजन में। भगवंत सिंह, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे सखिया दे दो, सखिया दे दो, उसी दिन, हाँ जी उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है। भगवंत सिंह और हाँ, मुरारीलाल का प्रवेश होता है। मुरारीलाल कहते हैं बैठे रहिए राय साहब, बैठिए आप। आपका परिचय? भगवंत सिंह, आप मेरे मामू के लड़के हैं। मुरारीलाल, आप लोग बैठ जाएं। आपके सगे मामू के लड़के? भगवंत सिंह, जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे। मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग, मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था, और उसने भी कभी मुझे उत्तर नहीं दिया। दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़कर मर गया। अवस्था में भी मुझसे 15 साल छोटा था। ठीक है, कितने साल छोटा था? 15 साल। उसका मरना तो मेरे लिए चुप होकर बड़े दुख से आसानी की ओर देखने लगता है। मुरारीलाल, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। अब उनके घर का काम कैसे चलता है? भगवंत सिंह, एक लड़का है 17-18 वर्ष का। मुरारीलाल, अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवंत सिंह, जी नहीं, आपने उसे देखा होगा। अदालत में उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। घरा बराबर ठाट बाट के साथ रहता है। घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। अंग्रेजी फैशन बनाकर घूमता है। एक नंबर का आवारा हो गया है। मुरारीलाल, हाँ साहब, रहता तो है बड़ी ठाट से, और उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ। कई दिन हुए वहाँ के थानेदार कह रहे थे, दौरे में कानूनगों ने भी कहा था, आप उसे समझा क्यों नहीं देते? आप तो उसके संबंधी हैं। कौन कह रहा है? मुरारीलाल कह रहे। भगवंत सिंह कहता है, पूछ ले हुजूर इन्हीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दोनों का शत्रु हूँ। मैं तो इन दिनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कैसी निभी, कभी किसी तरह को शिकायत हाकिमों तक नहीं पहुंची। मुरारीलाल, लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम रमापति न था? हरनंद सिंह, जो मुरारीलाल, लेकिन उनसे भी तो आपसे नहीं पटी। वह मुसम्मात वाला मामला, जिसके वारिस वह थे, उनके और आप के बीच में हाई कोर्ट तक लड़ता गया, जिसमें वह मुसलमान के वारिस करार दिए गए। भगवंत सिंह, जी हाँ, वह तो हक का मामला था। मुरारीलाल मुस्कुराकर, आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, आप या वे? क्यों, आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोगों को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवंत सिंह, जी हाँ। मुरारीलाल, क्यों नहीं आप उस लड़के को समझा देते? हरनंद सिंह से कहते हैं मुरारीलाल। अब हरनंद सिंह कहता है,
असमझ के साथ। हुजूर, मैंने कोशिश तो की, लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया। मेरा विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल भगवंत सिंह से, वह चाहता क्या है? भगवंत सिंह कुछ सोचते हुए, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। मुरारी लाल, बस उसके आपका क्या बिगड़ा? बड़े घरानों के लड़के ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी ही बुराई होगी। हरनंद सिंह, हुजूर लगान बंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़े की होली जलाता है। किसकी लगान बंदी करता है और कपड़े की होली जलाता है? मुरारी लाल, इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी। भगवंत सिंह, सरकार, मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारी लाल, लेकिन मैं नहीं समझता, उसके गांजा पीने से या लगान बंदी आप क्यों उजड़ रहे हैं? भगवंत सिंह, इस साल मेरा लगान नहीं वसूल हो सकती। मुरारी लाल, और जमींदारन तो है, अपनी वसूली भी उसने छोड़ दी है। भगवंत सिंह, सरकार सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। मुरारी लाल, आप कृपा कर बाहर तो जाइए, मैं आपसे बात कर लूँ। हरनंद सिंह का प्रस्थान। राय साहब। भगवंत सिंह, जी। मुरारी लाल, लड़का है और आप बूढ़े हुए। भगवंत सिंह, जी। मुरारी लाल, आप खुद विचार कर लीजिए। भगवंत सिंह, मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, हली हुकूमत सब बंद है। अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। मुरारी लाल, आप खून करना चाहते हैं? भगवंत सिंह, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। मुरारी लाल, आप कहिए, मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ? डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। भगवंत सिंह, हुजूर। घबराकर उनकी ओर देखने लगता है। मुरारी लाल, परेशान न होइए, मुझे इतना मौका दीजिए, मैं उसे समझा सकूं। भगवंत सिंह कांपती हुई आवाज़ में, लेकिन हुजूर। उनकी ओर देखता है और फिर धरती की ओर देखने लगता है। मुरारी लाल चौंक कर, क्यों क्यों क्या हो गया आपको? भगवंत सिंह हाँफते हुए, अब क्या हो सकता है हुजूर? मुरारी लाल, अरे काँप क्यों रहे हैं जी? तुम्हारे तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया। नाहक उस लड़के की जान लेना लेना क्यों चाहते हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अब अभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं। भगवंत सिंह, हाय राम, अब क्या होगा सरकार? अब तक तो जो होने का था हो चुका होगा। मुरारी लाल, क्या हो गया होगा? भगवंत सिंह, अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारी लाल, मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा? क्यों? भगवंत सिंह, उस दिन हुजूर ने कहा था। मुरारी लाल, मैंने कहा था? क्या कहा है मैंने, बेईमान? मैंने कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल। खून करने को मैंने कहा था। भगवंत सिंह जोर से सांस लेकर, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। मुरारी लाल, क्या हाजिर हो? भगवंत सिंह, जितना आज दिया है उतना और। मुरारी लाल, लेकिन अच्छा उतना ही नहीं, उससे 4 गुना, इससे कम नहीं। भगवंत सिंह, उतना तैयार नहीं है। मुरारी लाल, उससे कम नहीं, धरती फोड़कर, आकाश छेद कर, जहाँ से हो सके, उससे कम नहीं। बस चले जाओ, देखो यह होने ना पाए, उस लड़के को चोट ना लगे, सावधान। बस बस हो न बस हो नहीं सकता। मैंने उसी दिन उसे अदालत में देखा था। अगर वह मेरा लड़का हुआ होता, उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसकी वह रत्नागर आंखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था। हाँ, याद आ रहा है। नहीं, उठो, चलो जाओ, निकल जाओ, उसे चोट ना आए। खड़े खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? भगवंत सिंह वहीं खड़े होकर धरती की ओर देखता है। मुरारी लाल का मुख क्रोध और आशंका से लाल हो उठता है। पत्थर की तरह क्यों खड़े हो? भगवंत सिंह टूटते स्वर में कहता है, आप आदमियों को यह आया था मैं आदमियों को यह मैं आदमियों को कहा आया था, अब तक तो वह मारा गया होगा। मुरारी लाल दुख से, ओह, यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरे से भयंकर। चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर अभी तक वैसा ना हुआ हो, कदाचित ईश्वर ने बचा दिया हो, तो फिर नहीं जाता। शैतान। माहिर अली, खाना तैयार है हुजूर। माहिर अली फिर प्रवेश करता है और कहता है, खाना तैयार है हुजूर। मुरारी लाल, माहिर अली, हुजूर। मुरारी लाल, क्या होगा? माहिर अली, कोई तकलीफ है? क्या हुआ है सरकार? मुरारी लाल, इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। माहिर अली, किसको? किसने? कब? मैं तो नहीं जानता। क्या? मुरारी लाल,
इसी राय साहब ने उस लड़के को, जो उस दिन यहाँ उसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरलता में यह कह गया था कि अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ, उसने सच कहा था। माहिर अली सन्न होकर, मरवा डाला, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। राय साहब है ना? हाँ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, गिरफ्तार नहीं हुआ होगा अभी भी। अभी नहीं, रुपया होना चाहिए। खून छिपा लेना क्या है? उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा? सरकार, उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? माहिर अली, मुरारी लाल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माहिर। माहिर अली, मैंने तो आपसे तभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर यहाँ आया। मुरारी लाल, उसे मारने के लिए बदमाशों को ठीक कर आया है, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले। माहिर अली, उसका उस दिन इस शैतान की कार्रवाइयों से घबरा कर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा था। कच्ची उम्र में गिरस्ते का बोझा पड़ गया। हुजूर, उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था। वह राय साहब के कर्ज ले चुका था। अपने कान से सुना मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना साहब से कि तुम उस लौंडे के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो, तुम्हारा एतबार साहब को होगा। मुरारी लाल, हाँ ज़रूर, ऐसी बात थी तो उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी, और मालूम होता है कि उसकी भी राय से वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ उसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। इधर देखो, मेरे रोए फूट गए थे, जैसे सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया तो उससे मेरी वजह? माहिर अली, मैंने पहले कहा था, वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। कानून के डर से बस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। मुरारी लाल, मेरी वजह से नहीं माहिर। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया है, 10,000 रुपया देकर वह गवाहों को बिगाड़ देता। 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। वह यही कानून है। आज यह मुझसे कबूल कर गया कि उसके मरवाने का इंतज़ाम वह कर आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ भी कि इसे सज़ा दूँ तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालात में मेरी अंतरात्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए, और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है, और इसलिए यह सब हो रहा है। उससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इसी तरह 10-5 बार देना पड़ जाएगा, उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना तो माहिर अली, लेकिन खाना तो तैयार है। मुरारी लाल, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इसका रंज है। क्यों देख रहे हो, जाओ। इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक यही सहानुभूति है मैं उसके साथ दिखला सकता हूँ। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारी लाल दीवार पर अलमारी खोलकर एक पुस्तक निकालते हैं। पुस्तक मेज पर रखकर उसके पन्ने धीरे धीरे ओवर करने लगते हैं। कई पन्ने उधर इधर पलटकर पुस्तक खुली मेज पर छोड़कर अलमारी की दूसरी पुस्तक निकालते हैं। उसके पन्ने भी जल्दी उलट पुलट कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर जैसे कुछ पढ़ते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते हैं। मुरारी लाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं। दूसरे ही क्षण पुस्तक उठाकर कमरे में फर्श पर फेंक देते हैं। पुस्तक के गिरने के साथ ही धाए सी आवाज़ होती है और वह कमरे के बाहर होकर घुसवारे के नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में हो जाते हैं। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश। 1 मिनट, ठीक है। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश। कमरे में चारों ओर देखकर, कहाँ है कौन? चंद्रकला की ओर के गोल कमरे के ओर बढ़ती है। माहिर अली दूसरी ओर के गोल कमरे की ओर जाता है, मेज की ओर बढ़ता है। नहीं है ना? माहिर अली, नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। चंद्रकला धीमे स्वर में गाने लगती है। अब के सोचे ना बनेगा, मालिक सीताराम हो। कौन गा रहा है ये? चंद्रकला गाती है। क्या गाती है? अब के सोचे ना बनेगा, मालिक सीताराम हो। कई बार धीरे धीरे यही एक पंक्ति गाती है। माहिर अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है। माहिर अली, आपको तो गाना
चंद्रकला जैसे गनगनाकर। मेरे मन में आया था कि बाबूजी से कह दूं कि वह बेचारा झूठ नहीं, बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंसकर उनसे बातें करना उठकर चला गया तो जैसे यह कमरा सूना हो गया। यदि मैं पुरुष होती तब तो, हाँ, अगर मैं मर्द होती तो ज़रूर कह देती और देखती कि इस तरह यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह तो वह दृश्य देखता है। देखो तो बाहर, आग से बाहर की ओर संकेत करती है। माहिर अली का प्रस्थान, भीतर दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश हो रहा है। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से 2 साल कम है, यानी चंद्रकला 20 साल की है, मनोरमा 18 साल की है। शरीर उसका कुछ चुबला और अर्धविकसित सा है। बाल खुले, रच और अव्यवस्थित हैं। बाईं ओर से बालों की एक लट दाएं कान से होकर सीवे आगे की ओर, नीचे की ओर लटक रही है। मनोरमा दोनों हाथों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखती हुई मेज की ओर बढ़ती है। अब मनोरमा कहती है, लो यह भी बन गया। चंद्रकला चौंक कर, बन गया आज ही? मनोरमा चित्र उसके सामने बढ़ाकर, देखो इसलिए ना तुम मुझे अनंत काल तक रोकना चाहती थी। चंद्रकला, लेकिन अब तो व्यर्थ है, अब तो शायद वह संसार में ही नहीं रहा। मनोरमा, अरे क्या कह रही हो? चंद्रकला, उस दुष्ट राय साहब ने उसे मरवा डाला। मनोरमा स्थिर आंखों के सामने दीवार की ओर देखती हुई, मरवा डाला? उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे अभी तो वह फूल खिला भी ना था, उसने भी कोई अपराध किया होगा। उससे भी किसी अपराध हो सकता है। नहीं जी नहीं, तुमने कहाँ सुना? चंद्रकला, कहाँ बताऊँ? उसने बाबूजी से स्वयं स्वीकार किया और उसी लिए 10,000 रुपया दे गया। मनोरमा गंभीर होकर, अच्छा तो उसके मूल्य केवल 10,000 मैंने ही उसे उस दिन अमूल्य समझ लिया और इसलिए निष्प्रयोजन यह चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए। कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं, तो अब इसे क्या करूं? चंद्रकला, मुझे दे दो या अपने पास रखो। मनोरमा, अपने पास? यह आग और तुम्हारे पास नहीं, तुम क्या करोगी? चंद्रकला, तब क्या होगा? मनोरमा, माहिर ने कहा था उसका विवाह हो चुका है ना? चंद्रकला, हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। मनोरमा, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। चंद्रकला, इसमें क्या संदेह है? मनोरमा, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की थी कितने वर्ष की थी मनोरमा? 8 वर्ष की थी, तभी उसकी शादी हो गई थी। 2 वर्ष के बाद उसके पति मर गए थे। मनोरमा की शादी 8 वर्ष में हो गई थी, 10 साल में उसके पति की मृत्यु हो गई थी और अब वो 18 वर्ष की है। तब से इधर 8 वर्ष बीत गया। ठीक है। एकाएक चुप होकर चित्र ध्यान से देखने लगती है। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है? दुख नहीं है? मनोरमा, दुख? जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं, उसमें अभाव का दुख क्या? समझ रहे हैं? मनोरमा का वो है। चंद्रकला, तुम क्या कह रही हो? मनोरमा, मैं। चंद्रकला, हाँ हाँ, तुमने मुझे स्तंभित कर दिया। मनोरमा, संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है क्या? चंद्रकला, लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी? बात तो यह थी कि चित्र क्या होगा। मनोरमा, यह चित्र किसी प्रकार उसकी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। चंद्रकला, लेकिन वह क्या करेगी? अगर वह अशिक्षित हो, उसके भीतर कला की भावना न हो। मनोरमा, कला की भावना उसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। ठीक है, कला का अर्थ क्या है? विश्वास है, और शिक्षा का अर्थ क्या है? संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना तो 2 शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह काम माहिर से हो सकेगा। किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचना चाहिए। चंद्रकला, खूब कह रही हो। चित्र बनवाया मैंने और भेज दूँ उसके पास? मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे इसकी ज़रूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। मनोरमा, लेकिन वह कैसे होगा? चंद्रकला, क्यों नहीं होगा? इसे भी तो तुम्ही ने बनाया है। मनोरमा, लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार तो कला की वस्तु नहीं है ना? चंद्रकला चित्र की ओर संकेत कर, इसी को देखकर। मनोरमा, लेकिन तो फिर वह चित्र न होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो। चंद्रकला, तुम तो हट कर रही हो।
इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी? मनोरमा गंभीर होकर और एकटक देखती हुई। दिन को उसकी पूजा करेगी और रात को अपने हृदय पर रखकर सो रहेगी। चंद्रकला, ओह, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है। तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। चंद्रकला, क्या सोच रही हो? मनोरमा, यही तुमने अभी कहा है, मेरा व्यंग्य निष्ठुर होता है। चंद्रकला, मैं समझती हूँ ऐसा ही। तुम उस अभांगिनी स्त्री के साथ व्यंग कर रही हो जिसका संसार आज सूना हो गया है। मनोरमा, इसलिए तो कहा चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन। कुछ करना चाहिए। आग के निधुम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। तुम धुएं को आग समझ रही हो। चंद्रकला, इसका मतलब? मनोरमा, यही कि तुम्हारे उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन तुम उसके लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकती। एक मिनट। चंद्रकला, लेकिन मैं तो इसे अपने कमरे में रखना चाहती थी। उस दिन की स्मृति में उसका वह हंसना, उसकी रत्नान आंखें, लंबी लंबी, उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों की 2-4 लटें। पल भर में उसकी नज़र कमरे की ओर और दौड़ गई। उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना था। मनोरमा, तुम्हारा यह शब्द चित्र तो मेरे इस रेखा चित्र से बढ़ जाता है। चंद्रकला, सो कैसे? मनोरमा, जूही की फूलों की वर्षा में मैं नहीं दिखा सकी। चंद्रकला, लेकिन मेरा चित्र कल्पना कल्पना को जगा नहीं सकता, और तुम्हारा तो उसे सहस्त्रमुखी कर देता है। मनोरमा, मेरा? चंद्रकला, हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ा है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए क्यों, जब इसी तरह चला जाना था? चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पार। चित्र का नाम क्या रखा है? यौवन के द्वार पार, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पार। यह किसका कथन है? चंद्रकला ही कह रही है। कंफ्यूज नहीं होना, मनोरमा कह रही है। मनोरमा नहीं कहती, चंद्रकला ही कहती है इस क्षेत्र का नाम यौवन के पार द्वार पर, जबकि इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पार। ठीक है। उसकी ओर निर्मिशित देखती हुई, कैसे बनेगा यह? मनोरमा, चित्र में तो यह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा। चित्र में तो वह मरा नहीं, लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुम उसके प्रेम में। चंद्रकला, तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम 2-4 से तो हो नहीं सकता। और फिर अब प्रथम दर्शन से प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था, जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर बह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं, विनोद की बात हो सकती थी। उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत कहलाई जा सकती थी। मनोरमा, तुम तो रो रही हो। चंद्रकला, छाती पर हाथ रखे, यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने को जी नहीं चाहता। मनोरमा, मुड़ तो नहीं हो गई? झूठ तो नहीं हो गई? क्या नहीं हो गई? झूठ तो नहीं कहोगी? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चंद्रकला, अब हाँ पूछो। अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँगी? अब किस चीज़ को छुपाऊँगी और किस लिए? मनोरमा, मनोज बाबू से तुम्हारा चित्त टूट गया है क्या? चंद्रकला, लेकिन उनसे मेरा चित्त लगा कब? मनोरमा, कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किसे प्रेम करती हो? चंद्रकला, लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था। फिर तुमने सत्य की कसौटी जो रख दी। आज मैं भी विधवा हो गई। मनोरमा, छी, क्या बक रही हो? चंद्रकला, तीक्ष्ण है ना, पर फिर सत्य के लिए क्यों सत्य तीक्ष्ण होता ही है। मनोरमा, तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। मान लो यही बात है तो तुम्हें इस तरह रोना चाहिए? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? चंद्रकला, कोई सुनेगा कैसे? मैं किससे कहूँगी? तुमने सुन लिया इसलिए कि मेरा सर्वस्व चले जाने पर सत्य यही अंतिम आधार भी जाने लगा, बस इसलिए
मुरारी लाल, क्या हो गया इसे? इसके आंखें तो लाल हो रही हैं, जैसे रो रही थी। चंद्रकला चंद्रकला बोलते बोलते चंद्रकला चली जाती है। मनोरमा, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसी से इन्हें। मुरारी लाल आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए, तुम जाना चाहती हो? क्यों, तुम्हारा कहीं घर नहीं है ना? मनोरमा, कहीं घर बनाऊंगी। मुरारी लाल, तब यही घर यहाँ बुरा है? तब यही घर ये बुरा है या बुरा है? तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? मनोरमा, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। यह सब होते हुए भी तो यह आपका घर है, मुझे अपना घर बनाना है। मुरारी लाल मुस्कुराने का प्रयत्न कर, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझ लेने में तुम्हें अड़चन क्या है? मनोरमा, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। मुरारी लाल, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं। मनोरमा, इसलिए कि मैं विधवा हूँ। मुरारी लाल, लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। मनोरमा, इन आँखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आँखों से नित्य देखती हूँ। नित्य 20 वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आँखें, कामन सी भौहें, घने काले नीलम से चमकीले बाल। वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया है, देखिए तो शायद आपको भी देख पड़ जाए। मुरारी लाल शर्मस्क होकर, मुझे तो देख पड़ रहा है यह चित्र, यही तो नहीं है? अरे, यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़के का। उफ, अच्छा, तो जिसको मारपीट करने की बात होती है वो रजनीकांत की बात हो रही होती है, मनोज शंकर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी। उस लड़के का। उफ। मनोरमा चित्र की ओर देखती हुई, अच्छा नहीं बना क्या? मनोरमा, सॉरी, मुरारी लाल, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह था वैसा ही। यह चित्र तुमने क्यों बनाया, किस लाभ से? मनोरमा की ओर देखता है, इस चित्र में तुमको क्या फायदा था? मनोरमा, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो गई, मैंने उसका चित्र बना दिया। मुरारी लाल, तुम भी एक समस्या हो। मनोरमा मनोरमा कहती है, यह आपको कैसे मालूम? मुरारी लाल, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मनोरमा, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं? मुरारी लाल, तो क्या ना करूं? मनोरमा, हरगिज नहीं, आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। मुरारी लाल, मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य बनाना चाहता हूँ। मनोरमा, सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोरी की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता, इन चीज़ों की बुराई निकल जाती। मुरारी लाल, अच्छा, तो तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। मनोरमा मुस्कुराकर, सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। आप मुझे रोकेंगे क्यों? मुरारी लाल कड़े स्वर में, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। मनोरमा, आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए, मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी, इसमें आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं है। और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं स्वीकार कर लूँगी कि मैं आपके यहाँ सम्मान के साथ रही, इसके लिए मैं आपको कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, पुरुष आग के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों से संबंध में मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। मुरारी लाल, तुम चुप नहीं रहोगी। मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं। लाल आंखों का असर अगर मेरे मन पर कुछ भी पड़ा तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठी होती अपना चरित्र, और अब तक नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र मैंने आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, और चौथा चित्र यह है। चित्र उठाकर, 3 चित्र आप लोग ले लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी। मुरारी लाल, पता नहीं रजनीकांत को इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मरा होगा। मनोरमा, ओह, मेरे लिए क्या, बड़ी भर के लिए यहाँ।
यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतनी सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बनी। यही मेरा अंतिम चित्र होगा। मुरारीलाल अंतिम क्यों? मनोरमा मैं ऋषिकेश जाऊंगी, रंग और कलम गंगा के फेंक कर माला लूंगी। कहाँ जाएगी? ऋषिकेश जाएगी। मुरारीलाल इस अवस्था में? मनोरमा और नहीं तो क्या, मरने के समय जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ न कर सकेंगी, जब हाथ कांपने लगेगा तब। तब मुरारीलाल चंद्रकला को भेजो तो। नहीं, मैं ही जाऊंगा। माहिर अली ना कहिएगा, अभी अभी आप सब नहीं जानते, मेरी तबीयत घबरा गई है। मनोज शंकर प्रसन्न 1 मिनट। हाँ। माहिर अली बिस्तर और चमड़े का सूटकेस बाईं ओर की गोल कोठरी में लाकर चला जाता है। मनोज शंकर आगे बढ़कर मेज के पास कुर्सी पर बैठता है और मनोरमा के हाथ से चित्र लेकर देखने लगता है। मनोज शंकर प्रसन्न तो हो? मनोरमा मैं? मनोज शंकर हाँ, तुम यहाँ और कोई है जिससे पूछ रहा हूँ? वाह, कितना सुंदर चित्र है। चित्र देखने में जैसे तन्मय हो जाता है। मनोरमा उसकी ओर देखती रहती है। यह चित्र बिल्कुल कल्पित है। मनोरमा नहीं, एक लड़का यहाँ कई दिनों हुए आया था। इसी परगने का कोई जिम्मेदार था। उसके बाप को मरे अभी साल भर भी नहीं हुए, और उसे भी जैसा कि सुनती हूँ कि राय साहब और ऑनरेडी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। मनोज शंकर ओह, माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था क्या? मालूम होता है कि अब हंस देगा। इतना सुंदर और सरल, यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी। मनोरमा आज से तुम्हारी परीक्षा थी ना? मनोज शंकर थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। मनोरमा राजनीति का काम करना है क्या? मनोज शंकर नहीं। मनोरमा तब? मनोज शंकर बीमार हूँ, गहरी सांस लेती हुई। मुरारीलाल और चंद्रकला का प्रवेश। मुरारीलाल मनोज तुम कहाँ? परीक्षा नहीं दी? मनोज शंकर जी नहीं। मुरारीलाल क्यों? मनोज शंकर कोई लाभ नहीं। मुरारीलाल रुपया नहीं मिला क्या? मनोज शंकर मिला तो। मुरारीलाल तब? मनोज शंकर रुपया मिला, इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। मुरारीलाल लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? मनोज शंकर लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपया आपने भेजा था, फिर 200 और क्यों भेज दिया? मुरारीलाल तुम्हारे आराम के लिए। मनोज शंकर आपको केवल 600 रुपया वेतन मिलता है और 600 आपने मुझे भेज दिया, घर का काम कैसे चलेगा? मुरारीलाल इतनी चिंता तुम्हें क्यों है? मनोज शंकर इस संदेह में कि इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। आपका सारा वेतन मुझे देकर आप मुझे चित्ररीति पर अपने लिए रुपए। मुरारीलाल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मनोज शंकर चित्र उठाकर आप वह कर सकते हैं, यदि मारा गया हो तो इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? मुरारीलाल संदेह से तुम्हें क्या हो गया है? मनोज शंकर गंभीर होकर आज 15 दिन से बाबूजी को घबराकर स्वप्न में देखता हूँ। मेरा मानसिक रोग बढ़ गया है। कलेजे से लौ उठकर जैसे आँख फोड़कर निकल जानी चाहती है। यही दशा रद्दी तो मैं 10-5 दिन भी नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरारीलाल की ओर ध्यान से देखने लगता है। मुरारीलाल मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश में भी कम नहीं समझता। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मनोज शंकर 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपए के बल पर मुझे विनोद और ऐश्वर्य से अपना बना देना चाहते हैं, जिसमें मैं आपसे न पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की। जो जो समय बीतता जा रहा है, यह रहस्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है, लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है, वह कितनी दारुण है। आप उसे देखना नहीं चाहते। इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा? मुरारीलाल उद्वेग से उसकी ओर देखने लगते हैं। सामने की ओर से कई आदमी एक छिणोला लेकर प्रवेश करते हैं और बंगले के बरामदे में उतार देते हैं। मुरारीलाल चौंक कर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बरामदे में पहुंच जाते हैं। मुरारीलाल रजनीकांत, अंत में हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला जल्दी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आँख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है। खून की धार सिर से होकर नीचे पैर तक चली गई है, जिससे कुर्ता धोती रंग गई है। चंद्रकला क्षण भर उसकी ओर देखती है। चंद्रकला आह, अब भी मुस्कुराहट। फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है। माहिर अली वही फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली आह, मार डाला, बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई हैं। मुरारीलाल मुक्कर रजनीकांत की ओर देखने लगते हैं।
बाप रे। तो दोस्तों पहला अंक हमारा यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने पहला अंक कहाँ समाप्त हो रहा है, रजनीकांत की मृत्यु शोक पर। ठीक है, मिलते हैं हम अपने दूसरे अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।